हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रैट्स में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मोशन इन 1D से रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो सारे अच्छे से पढ़ लिए थे। हमने ग्राफिकल और काइनेमेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल भी किए थे। अब हम काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा 2 डायमेंशनल मोशन। तो हमारा आज का टॉपिक है मोशन इन प्लेन, या फिर इसको 2D मोशन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोशन इन प्लेन या फिर 2D मोशन। ठीक है, तो 2D मोशन को समझने के लिए 1D मोशन समझना जरूरी होता है। 2D मोशन में हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन को कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूं। पहले अपन बोर्ड के 2 पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया और ये हमने वाई एक्सिस ले लिया। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पार्टिकल ने इस तरीके से कोई पाथ चूज किया है ना। पार्टिकल ने यहां से यहां तक इस पाथ के अलोंग वो पार्टिकल आया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी? इसे अपन बोल देंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी, इसको अपन बोल देंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर या फिर R2 वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। ये क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है हमारे पास डेल्टा आर। तो मोशन इन प्लेन में हम देखते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन था। ठीक है ना, तो दोनों को अलग अलग डायमेंशन में देखकर, जैसे अगर हम देखें कि R1 वेक्टर को लेता हूं मैं। ठीक है, R1 वेक्टर को लेता हूं, तो R1 वेक्टर के लिए आप ध्यान से देखिए, R1 की पोजीशन के लिए मेरे पास ये x1 है, इसका x कंपोनेंट, और ये है इसका y1 y कंपोनेंट, यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन से लेके। आ रही बात समझ में? हाँ। और इसी तरीके से अगर हम R2 का देखें, तो R2 का ये हमारे पास आ जाएगा y2, मतलब ये y कंपोनेंट R2 का, और इसी तरीके से R2 का ये हमारे पास x कंपोनेंट आ जाएगा, जिसे हम बोल देंगे x2। ठीक है, तो हमने क्या देखा? देखिए, अगर डेल्टा आर को आप देखेंगे तो ये डेल्टा आर है, ये हमारे पास क्या है? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर की डायरेक्शन क्या है हमारे पास? डेल्टा आर की डायरेक्शन हमारे पास ये इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये डिस्टेंस अपने पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। कितना आ जाएगा? डेल्टा एक्स। और इसी तरीके से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये वाला डिस्टेंस अपने पास आ जाएगा डेल्टा वाई। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप, है ना। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। इसी तरीके से अगर हम फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है ना, जहां पर i कैप और j कैप क्या है? x एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अगर मैं डेल्टा आर निकालता हूं, डेल्टा आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? डेल्टा आर को लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जब मैं इन दोनों की वैल्यू रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। तो i कैप वाली टर्म को हम जब एक तरफ सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, ये दोनों i कैप की टर्म्स हैं, तो i कैप, देन प्लस y2 माइनस y1, ये हमारे पास j कैप की टर्म्स है। ठीक है, तो हमें क्या मिला? हमें मिला है डेल्टा r इज इक्वल्स टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ चुका है। क्या आ चुका है? डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, जहां पर डेल्टा x हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 है, और डेल्टा y हमारे पास क्या है? y2 माइनस y1 है। यहां तक आई आपको बात समझ में? तो हमने क्या किया है? हमने किया है स्प्लिट। हमने क्या किया है? हमने किया है स्प्लिट 2D मोशन इंटू टू 1D मोशन कंपोनेंट। ठीक है ना, मतलब हमारे पास जो एक प्लेन में मोशन था, उस प्लेन वाले मोशन के हमने 2 कंपोनेंट बना दिए। जैसे ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट।
तो इसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना। पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो वाई एक्सिस पर कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना। ठीक है ना, तो उन दोनों की वैल्यूज ये होती है। तो हमने क्या करा, हमने स्प्लिट कर दिया 2D मोशन को दो 1D मोशन के कंपोनेंट्स में। यहां तक आ रही है आपको बात समझ में? बिल्कुल जी हाँ। अब चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया था। अब अगर अपन बात करते हैं वेलोसिटी की, है ना, ये हमारे पास ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट की बात कर देते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसा कि हमने 1D मोशन में पढ़ा था, वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होता है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा आर को जब मैं दो कंपोनेंट्स में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, एवरेज वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दी, एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू वी एवरेज अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस वी एवरेज अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। यहाँ पर वी एवरेज एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ पर हमारे पास वी एवरेज ऑफ एक्स है कितना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और हमारे पास वी एवरेज वाई कितना हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वाई पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन क्या है, इतना डिस्प्लेसमेंट चलने में निकला टाइम। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये वेलोसिटी का हमने एवरेज निकाल लिया है, तो ये फॉर्मूला याद करने लायक है, ये फॉर्मूला याद करने लायक है। आगे अगर हम बात करें दूसरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तब वी एवरेज हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, वी इंस्टेंटेनियस के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं बच्चों आपके लिए, वी एवरेज वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, यहाँ डेल्टा की जगह हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या जाएगा, डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, जहां पर हमारे पास वी एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पोजीशन, डी एक्स बाई डी टी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पोजीशन, और इसी तरीके से वी वाई हमारे पास क्या जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई पोजीशन। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन आ चुके हैं। ठीक है ना, इनके क्या मीनिंग है, इनके क्या सिग्निफिकेंस है, ये 1D मोशन में अपन पढ़ चुके थे। अंतर अब बस सिर्फ इतना आ जाएगा कि जब हम किसी प्लेनर मोशन को एनालाइज करेंगे तो हम उस एनालिसिस के दो पार्ट्स कर देंगे, एक एनालिसिस होएगा अलोंग द एक्स एक्सिस और दूसरा एनालिसिस होएगा अलोंग द वाई एक्सिस। आ रही है आपको बात समझ में? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेस्पेक्टिव अगर हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर देते हैं, रेस्पेक्टिव अगर हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर देते हैं, जैसे ये डेल्टा आर हमारे पास हो गया, ठीक है ना, ये डेल्टा आर के लिए हमने डायग्राम बना दिया। पर अगर हम बात करें किसी भी वी वेक्टर की, ये हमारे पास वी वेक्टर है, ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इसको बोल देंगे वी एक्स कंपोनेंट, इसको बोल देंगे वी वाई कंपोनेंट। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से मतलब ये एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो सकती है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो देखिए पूरे मोशन के दौरान ये कर्व्ड पाथ पे चला है, मतलब इसने कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज की है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट भी चेंज हुआ है और वाई कंपोनेंट भी चेंज हुआ है। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करें या फिर इसके पहले हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, सी, ठीक है ना, एवरेज एक्सेलरेशन। तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन का मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखूंगा। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास होता था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यही होता था। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे डेल्टा
वी एक्स बाय डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्सलेशन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, तो एवरेज एक्सलेशन इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे के। ये हमारे पास एवरेज एक्सलेशन का एक कंपोनेंट एक्सप्रेशन आ चुका है। और अगर आप इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकालना चाहेंगे, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन निकालना चाहेंगे तो वो होता है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा डी वी एक्स बाय डी टी। मतलब आप एक्स कंपोनेंट का डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, और जब आप वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू क्या है, डी वी वी एक्स बाई डी टी और डी वी वी वाई बाय डी टी। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूला आपको एक्सप्लेनेशन के लिए भी जरूर याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड्स की। क्या बात करते हैं, मैग्नीट्यूड्स की। अब स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार देखा था कि एक वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का हम पैरेललोग्राम बना लेते थे, उसका बीच का जो डायगोनल होता था वो रिजल्टेंट होता था। यही पढ़ा था, है ना, मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों का जो रिजल्टेंट होता था वो इसका जो पैरेललोग्राम बना उसका डायगोनल होता था। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं मोशन इन प्लेन की, तो हमारे पास जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सुधार के बना देता हूं, तो आपको इस तरीके से एक डायग्राम मिलेगा। ठीक है, मतलब ये आपका वेक्टर है और इस वेक्टर का हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए। इस कंपोनेंट को बोल दिया हमने वी एक्स या फिर एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ये v है, चलो a मान लेते हैं, ये एक्सलेशन है, तो इसको बोल देंगे अपन x कंपोनेंट और इसको अपन बोल देंगे y कंपोनेंट। आ रही बात समझ में? दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, इस एंगल को अपन फाई मान लेते हैं। ठीक है, अब जब अपन कैलकुलेशंस करेंगे तो वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला था बच्चों, उस वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा इनके बीच का एंगल था। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ए वाई इंटू कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री होती है तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या आएगा, चल के पहला फॉर्मूला हमारे पास एक्सलेशन के मैग्नीट्यूड का आ जाएगा, ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप एवरेज के लिए भी निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपको इस तरीके से आ जाएगा मैग्नीट्यूड का। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैग्नीट्यूड ए देन बी। इसी तरीके से जब हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास कुछ इसी तरीके से आ जाएगा, वो हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, और नोट करने वाली बात यह है कि अभी हम मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं, पर अगर हम मोशन इन 3D पढ़ रहे होते तो यहाँ पे एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि आपके मोशन के जितने डायमेंशंस बढ़ते हैं उतने ही उसके कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ये हमारे पास v का फॉर्मूला हो गया है। उसके बाद c का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर या फिर सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, जहां पे एक्स और वाई क्या है, लोकेशंस हैं। या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर अंडर रूट। तो आ रही कुछ बात समझ में? ठीक है ना, तो ये वो फॉर्मूलेज हैं जो 2D मोशन में आपको जनरली यूज करने हैं, और ये सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें डायरेक्शन की, क्या करेंगे बात, डायरेक्शन की। ठीक है, जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर से कितनी डायरेक्शन बना रहा है, 5। तो अगर हम tan फाई निकालते हैं, ठीक है ना, tan फाई, तो
एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ए वाई tan फाई हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए वाई, भाई इस वाले ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के सामने वाला है और ये थीटा के साथ वाला है, तो ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वाई बाई ए एक्स। तो इस तरीके से आप दोनों की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आप डायरेक्शन निकाल लेंगे अच्छे से, तो क्वेश्चन में वो कभी कभी आपसे एक्स के साथ डायरेक्शन पूछता है, तो आप कैसे निकालेंगे, एक्स के साथ आप डायरेक्शन निकालेंगे फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स, ठीक है ना। मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऊपर आएगा y कंपोनेंट, न्यूमरेटर में आएगा y कंपोनेंट और डिनोमिनेटर में आएगा x कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी, यही वेक्टर डायग्राम आप एक्सीलरेशन की जगह न बनाकर वेलोसिटी के लिए बनाते तो भी यहाँ पर vy आ जाता, यहाँ पर vx आ जाता। तो डायरेक्शंस के बाद बच्चों हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है ना। हम बात करते हैं इक्वेशंस की, कौन सी इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस की। तो बच्चों जब आप 2 डायमेंशन के लिए बात करते हो तो आपको इक्वेशंस भी 2 ही लिखनी पड़ेगी। मतलब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास हो जाएगी vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की अगर अपन बात करें, सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन अपने पास हो जाएगी x इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन y डायरेक्शन हो जाएगी y इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। और इसी तरीके से मैं अगर थर्ड इक्वेशन भी लिखता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स। और y डायरेक्शन में इक्वेशन आ जाएगी vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या करा, हमने दोनों इक्वेशंस के दो दो फॉर्मेट बना दिए, एक फॉर्मेट बनाया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा फॉर्मेट बनाया है वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर हम इसी को 3 डायमेंशन में एनालाइज कर रहे होते तो यहां पर एक तीसरा कंपोनेंट जुड़ जाता, यहां पर भी तीसरा कंपोनेंट जुड़ जाता जो जेड डायरेक्शन के लॉन्ग होता, यहां भी तीसरा कंपोनेंट जुड़ जाता, और इसी तरीके से यहां पर भी एक तीसरी इक्वेशन भी जुड़ जाती है ना। मतलब तीसरा सेट आ जाता है इक्वेशन का। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में हमें कितनी इक्वेशंस पढ़नी पड़ती है, 6, ठीक है। आपको किसी भी टी टाइम पर अगर उसने वेलोसिटी निकलवाया है तो आप इन फॉर्मूला से उसके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है तो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और अगर आपको वी एक्स और वी वाई वेक्टर निकालना है तो आपको तो इस वाले इक्वेशन में या फिर इंस्टेंटेनियस वाली इस वाली इक्वेशन में आप ये वी एक्स और वी वाई की वैल्यू रख देंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके बाद मैं आपको एक पॉइंट वाली बात बताता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए 1D और 2D मोशन, 1D मोशन के अंदर हमने क्या देखा था, 1D मोशन के अंदर हमने देखा था कि हमारा एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। वो कोऑर्डिनेट हमारा x कोऑर्डिनेट भी हो सकता था, वो कोऑर्डिनेट हमारा y कोऑर्डिनेट भी हो सकता था, वो कोऑर्डिनेट हमारा z कोऑर्डिनेट भी हो सकता था। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो हमारे पास टाइम था इनपुट और x y या z, इन तीनों में से कोई सा भी एक आउटपुट था। क्लियर आ रही है बात समझ में। तो हमारे पास t इनपुट था और आउटपुट भी एक था, एक इनपुट था t टाइम और उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट था, है ना, जो x भी हो सकता था, y भी हो सकता था, z भी हो सकता था, पर तीनों एक साथ नहीं हो सकते थे या फिर दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे, है ना। t के साथ या तो x चेंज होता तो x डायरेक्शन में 1 डायमेंशनल मोशन, t के साथ y चेंज होता तो y डायरेक्शन में 1 डायमेंशनल मोशन, t के साथ z चेंज होता तो z डायरेक्शन में 1 डायमेंशनल मोशन। ओके, अब आती है बात 2 डायमेंशनल मोशन की। तो 2 डायमेंशनल मोशन में बच्चों इनपुट अभी भी t ही है ना, इनपुट अभी भी t ही है, लेकिन t के साथ अब की बार आपके पास 2 डायरेक्शंस चेंज हो रही है।
जो एग्जाम्पल मैंने लिया है उसके अंदर एक्स और वाई डायरेक्शंस में वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आपका जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन में ही हो, वो वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, वो जेड एक्स प्लेन में भी हो सकता है, वो एक्स जेड प्लेन में भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो वहां पर ये जो अभी तक अपन ने पूरा पढ़ाया है इसके अंदर टाइम के साथ एक्स भी चेंज हो रहा है और टाइम के साथ वाई भी चेंज हो रहा है। तो बच्चों जोड़ने वाली कड़ी कहां है? जोड़ने वाली कड़ी जो 1 डायमेंशन मोशन को, 2 डायमेंशन मोशन को, 3 डायमेंशन मोशन को हमेशा जोड़ के रखती है, कॉमन चीज क्या है? सोच के देखिए, यहां पर भी टी आ रहा है, यहां पर भी टी आ रहा है, टी कॉमन, यहां पर भी टी, यहां पर भी टी स्क्वायर, टी कॉमन। इस वाली इक्वेशन में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, इस वाली इक्वेशन में तो सही दोनों ही अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बच्चों आपने देखा कि टाइम का जो वेरिएबल होता है, टाइम का जो वेरिएबल होता है वो सभी मोशंस में कॉमन होता है। मोशन आपका 1D होगा तब भी, मोशन आपका 2D होगा तब भी, और मोशन आपका 3D होगा तब भी। तो टाइम वेरिएबल दोनों में कॉमन होता है। तो इस टाइम वेरिएबल की मदद से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मतलब कभी भी 2 डायमेंशनल मोशन में आपको कहीं कठिनाई आ रही है तो आप सबसे पहले टी को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही टी फाइंड आउट होएगा सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम 2 डायमेंशनल मोशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। 2D मोशन, ठीक है ना। 2D का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक रेफरेंस फ्रेम है, प्लेनर रेफरेंस फ्रेम, इसको मैं एक्स बोल देता हूं, इसको मैं वाई बोल देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका पार्टिकल इस तरीके से, आपका पार्टिकल इस तरीके से चलना शुरू हुआ और इस तरीके से यहां तक ये चला, ठीक है ना। देख लेते हैं भाई इसका मोशन किस तरीके का होता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है पार्टिकल इस तरीके से चला और इस तरीके से घूम के वापस आके इधर आके रुक गया, ठीक है। चलिए तो अब इस मोशन को हम एनालाइज करेंगे। मैंने कोई रैंडम मोशन बना दिया। तो बच्चों आप देखिए ये क्या था, ये हमारे पास था T1, मतलब यहां पर आपके ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ है। T1 पे आपका मोशन स्टार्ट हुआ। मोशन तो पहले कभी भी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आपने ऑब्जर्व कब किया? T इक्वल टू T1 पर। यहां पर आपने ऑब्जर्व किया। अब आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पर भी इसकी लोकेशन चेंज हो रही है और वाई एक्सिस पर भी इसकी लोकेशन चेंज हो रही है, ठीक है। ये मूव करता हुआ इधर आया, इधर आया, इधर आया, फिर यहाँ पे आके रुक गया, रुका नहीं है, यहाँ पे आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर इसकी एक्स लोकेशन मैक्सिमम है, मतलब ये मैक्सिमम दूर है ओरिजिन से, ठीक है। फिर वापस पार्टिकल वापस पीछे की तरफ आने लग गया, मतलब वापस का एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस घट रहा है। तो इसको अपन मान लेते हैं T2 पॉइंट, ठीक है ना, ये T2 पॉइंट। उसके बाद ये T2 पॉइंट के बाद इसने एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ना बंद कर दिया, ये वापस पीछे ओरिजिन की तरफ आ रहा है, आता जा रहा, आता जा रहा, आता जा रहा। तो ये इस पॉइंट पर पहुंचा। इस टाइम को अपन बोल देते हैं T4, क्या बोल देते हैं T3, इसको क्या बोल देते हैं T3, ठीक है। और ये वापस इधर आके यहाँ पे रुक गया, तो इस पॉइंट को अपन बोल देंगे T5। तो T5 इक्वल टू T1 के बराबर है, ठीक है ना। T5 क्या है? T1 के बराबर है। देखो आ रही बात समझ में? तो इसमें मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखना ध्यान से। ये मैंने पाथ बना दिया आपके, है ना, हमने पाथ बना दिया। तो जब आपका पार्टिकल यहां से लेके T1 से लेके T2 तक मोशन कर रहा है, ठीक है ना, तब इसके ऊपर कौन कौन से एक्सेलेरेशन लग रहे हैं, ठीक है। अगर हम T1 की बात करें, इस A पॉइंट की बात कर लेते हैं A, फिर इसको B, फिर इसको C, फिर इसको D। तो A पॉइंट पर, हम A पॉइंट पर बात कर रहे हैं। A पॉइंट पर देखिए, A पॉइंट पर आपका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है बच्चों। A पॉइंट पर क्या है? आपका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है। तो ये कौन सा वेक्टर है? ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि यहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि x कंपोनेंट भी बढ़ रहा है और y कंपोनेंट भी बढ़ रहा है। तो यहां से लेके यहां तक ध्यान दीजिएगा,
यहां से लेके यहां तक एक्स कंपोनेंट भी बढ़ रहा है और वाई कंपोनेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के बाद देखिए पार्टिकल वापस नीचे आ रहा है तो वाई वाई कंपोनेंट घट रहा है। तो ए से लेके बी तक, ठीक है ना, ए बी हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी। ए से लेके बी तक हम क्या जानते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ए एक्स इस डायरेक्शन में होगा और ए वाई इस डायरेक्शन में होगा। ये मैंने ए से लेके बी तक का बताया है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ए एक्स जो है ये प्लस होएगा, ठीक है ना, और ए वाई जो है मतलब ये ए एक्स ये ए वाई, तो ए से लेके बी तक ए एक्स की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगी और ए वाई की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं। देखिए ए एक्स पॉजिटिव है तभी तो इस डायरेक्शन में एक्स की डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट लगता है एक्सलेशन का, तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और ए से लेके बी तक वाई लोकेशन यहां से लेके यहां तक चेंज हो गई, ठीक है ना, वाई लोकेशन भी यहां से लेके यहां तक चेंज हो गई है। तो बी पॉइंट तक क्या होगा, बी पॉइंट तक आपका वाई कंपोनेंट बढ़ रहा है तो ये चेक पॉइंट है। उसके बाद बी से लेके सी तक या फिर बी से लेके ए बी सी, इसको बोल देते हैं डी, इस पॉइंट को बोल देते हैं ई, ठीक है। अब आप देखिए बी से लेके सी तक आपका पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वाई कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्स कंपोनेंट अभी भी बढ़ रहा है। पार्टिकल आपका यहां से यहां आ चुका है, ठीक है ना, पार्टिकल आपका यहां से लेके यहां आ चुका है, मतलब एक्स डायरेक्शन में तो ये बढ़ रहा है। तो अगर मैं बी से सी की बात करूं, अगर मैं बी से सी की बात करूं तो इस पॉइंट पर हमारे पास कोई वेलोसिटी होगी, है ना। इस पॉइंट पर हमारे पास अभी मैंने ए पॉइंट पर वेलोसिटी बनाई थी तो ये मेरे पास ए पॉइंट था। अब मैं बी से सी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो बी पॉइंट पर मैं बना देता हूं, तो ये मेरे पास बी पॉइंट रहा और इस टाइम पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहां से यहां तक अपन गए तो वेलोसिटी तो चेंज हुई ना, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखिए एक्स कंपोनेंट बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी ए एक्स आपके ग्रेटर देन 0 है, बट ए वाई आपका लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 हो गया तभी तो आपका वाई कंपोनेंट घट रहा है। आ रही है ना बात समझ में, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। बी से सी, उसके बाद सी से ई, जब हम सी से ई की बात करेंगे तो देखिए सी से ई, सी से ई में आपने देखा कि एक्स कंपोनेंट घट रहा है और वाई कंपोनेंट भी घट रहा है। तो सी पॉइंट पर ये रहा हमारे पास सी पॉइंट, सी पॉइंट पर हमारे पास वेक्टर आ जाएगा v। इस पॉइंट पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। इस पॉइंट पर वेलोसिटी नीचे की तरफ है क्योंकि पाथ इस तरफ से चल रहा है, ठीक है ना। तो सी से लेके ई तक आपके पास एक्स कंपोनेंट घट रहा है और वाई कंपोनेंट भी घट रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स ये भी नेगेटिव है और ए वाई ये भी नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है बच्चों। सी ई के बाद ठीक है ना, सी ई के बाद ई डी, अगर हम ई से लेके डी तक की बात करते हैं तो ई से लेके डी तक देखो आप एक्स कंपोनेंट अभी भी घट रहा है, लेकिन ई पॉइंट से डी पॉइंट वाई कंपोनेंट बढ़ रहा है। सी से लेके डी तक जाने के लिए वाई डायरेक्शन में अपन ऊपर बढ़े हैं तो वाई कंपोनेंट बढ़ रहा है, लेकिन ई से लेके डी तक जाने के लिए हम एक्स पोजीशन इसकी पीछे आई है तो एक्स कंपोनेंट घट रहा है। तो ई से लेके डी तक हमारे पास क्या हो जाएगा, ई से लेके डी तक हमारे पास हो जाएगा ए एक्स लेस देन 0 है लेकिन ए वाई ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि मोशन इन अ प्लेन में पार्टिकल का जो पाथ होता है वो प्योरली एक्स और वाई एक्सेलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें नोट करने वाली ये है कि जिस टाइम पर हमने मोशन स्टार्ट किया था उसी टाइम पर हमने मोशन खत्म किया है, ठीक है ना। मतलब जिस पोजीशन पे आके हमने मोशन उसी टाइम पे तो खत्म नहीं किया, आई एम सॉरी, जिस पोजीशन पे मतलब एक्स की लोकेशन ये थी, है ना, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो ये हमारे पास x1 था और यही हमारे पास x5 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये मैं लिख दूंगा x5 इज इक्वल टू x1। मतलब जब मेरा x कोऑर्डिनेट शुरुआत में था, मोशन खत्म होने के बाद भी मेरा x कोऑर्डिनेट वही है। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। डेल्टा x कितना हुआ, 0। a b c d e इसको अपन f बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे a से लेके f, a से लेके f तक हम क्या बोल देंगे, a से लेके f तक हम बोल देंगे डेल्टा x इज इक्वल टू 0, है ना।
डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स मतलब x5 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। और ये 0 क्यों है, क्योंकि x1 हमारे पास x5 के बराबर है। यहां तक बात क्लियर है भाई, ठीक है ना। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि पार्टिकल के जो लोकेशन थे, पार्टिकल का जो लोकेशन था डी, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं कि पॉइंट डी कोऑर्डिनेट अकर्स ट्वाइस थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि देखिए पार्टिकल यहां से चला तो वो यहां पर दो बार आया था। एक बार तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था तब वो इस लोकेशन पे आया था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे, एक्स डी और वाई डी, ठीक है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स डी कॉमा वाई डी, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ एक्स डी कॉमा वाई डी लोकेशन occupied by moving particle at two different time instances, ठीक है ना। मतलब t की दो वैल्यू के लिए हमने ये वाली लोकेशन ऑक्यूपाई करी है। तो ये कुछ मैं डिटेल्ड आपको बताना चाह रहा था कि टू डायमेंशनल मोशन को जब अपन आगे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है ना। कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे, वेलोसिटी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या होंगे। गॉट इट। जैसे हमने ए से लेके बी तक के लिए अलग टाइम इंटरवल लिया था, तो यहां से लेके यहां तक के लिए हमारे पास ये चीज आई थी, फिर बी से लेके सी तक के लिए फिर ये चीज आई थी, है ना। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल से इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हमें दे रखा है v इक्वल टू 5t आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है ना। और दूसरी चीज हमें दे रखी है 8t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 इक्वल टू y, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा बताया गया है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है और t इक्वल टू 0 टाइम पर, मतलब जब हमने मोशन स्टार्ट किया था उस वक्त पार्टिकल जो आपको मूविंग पार्टिकल उसकी लोकेशन क्या है, x बराबर 0 और y बराबर 0। मतलब आपका पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइंड नंबर 1 पाथ ऑफ मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रेजेक्टरी भी बोल देते हैं, ट्रेजेक्टोरी। इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेजेक्टरी। ठीक है। और दूसरी चीज हमसे पूछी है एक्स एंड वाई एज फंक्शन ऑफ टी, ठीक है ना। मतलब आपको हमें x की लोकेशन, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स लोकेशन और y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल लोकेशन को t के फंक्शन में लिखना है। जैसे क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देखो यहाँ पे t आ रहा है, मतलब आपके वेलोसिटी वेक्टर यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर टाइम के साथ चेंज कर रहा है। और उसके अंदर भी वेलोसिटी वेक्टर का जो y कंपोनेंट है 2j कैप, ये कांस्टेंट है, मतलब ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ x कंपोनेंट। क्या चेंज हो रहा है, x कंपोनेंट। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले तो चाहिए v, है ना। v को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू 5t आई कैप, 5t आई कैप प्लस 2
जे क्या, ठीक है। हमें निकालना है एक्स और वाई एज द फंक्शन। तो वेलोसिटी और एक्स के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो है 5t, और दूसरी चीज हमारे पास पता चल जाएगी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो है हमारे पास 2। ओके बच्चों, अब vx को मैं क्या लिख सकता हूं, vx इज इक्वल टू dx बाय dt। तो 5t इज इक्वल टू dx बाय dt। तो यहां से मैं x लिख देता हूं, सॉरी, तो यहां से मैं dx इक्वल टू 5t डॉट dt कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला फॉर्म आ चुका है। तो अगर अपन दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पर x लोकेशन कितनी थी, 0, और t इक्वल टू t टाइम पर हमारी x लोकेशन कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 0 इक्वल टू 5t स्क्वायर बाय 2, 5t स्क्वायर बाय 2। तो मेरे पास x एज द फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, कितना आया बच्चों, 5t स्क्वायर बाय 2। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से मैं vy के लिए भी सॉल्व कर दूंगा। तो vy मेरे पास हो जाएगा dy बाय dt। तो इसको मैं लिख दूंगा 2 इक्वल टू dy बाय dt। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा dy इज इक्वल टू 2 dt। ये भी इंटीग्रेशन वाला फॉर्म हो गया। तो जब t इक्वल टू 0 था, y हमारे पास 0 था। बच्चों जरूरी नहीं क्वेश्चन में आपको हमेशा ये दे रखा, वो t इक्वल टू 0 पर आपको अलग अलग लोकेशन भी दे सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिमिट लगानी है। और जब t की वैल्यू t थी तो y हमारे पास y आ गया। तो इससे हमारे पास क्या चल के आ जाएगा, इससे हमारे पास चल के आ जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू 2t। तो y इक्वल टू 2t, ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ t पूछा था, तो पहला तो हमारे पास ये आ गया है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। उसके बाद ठीक है ना, फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एलिमिनेट। जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछे, पाथ पूछे, तो एलिमिनेट टाइम, हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, टाइम को एलिमिनेट करना है। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 5 बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां से t की वैल्यू y बाय 2 रख देता हूं, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाय 2, ठीक है ना। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बाय 2। तो चलिए इसको अपन लिख देंगे 5 बाय 2, t की जगह y बाय 2 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर बाय 8। क्या आ जाएगा, 5y स्क्वायर बाय 8। तो मेरे पास ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x बाय 5, 8x बाय 5 अंडर द रूट। तो ये हमारे पास थर्ड आंसर भी आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मतलब अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 8 बाय 5। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिलेगी 16 रूट 16 बाय 5। और उन वैल्यूज को जब आप एक ग्राफ पर 2 डायमेंशनल एक्स और वाई ग्राफ होता है ना ग्रीन पेपर, उस पर प्लॉट करेंगे तो आपको पाथ नजर आ जाएगा। किसका, इस वेलोसिटी वाले का। तो यही वो पाथ है जो अपन ने, मतलब मैंने पहले पाथ को कैसे एनालाइज करते हैं वो बताया है। अब ये जो पाथ है ये अपन को डायरेक्ट ऐसे ग्राफ में तो हर बार दिखा नहीं सकते। तो फिजिक्स के अंदर हम इस तरीके के जो पाथ होते हैं पार्टिकल के मोशन के, उनको इक्वेशन से शो करते हैं, और वो इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो पार्टिकल की लोकेशन है, पार्टिकल की एक्स लोकेशन टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मतलब टी क्यूब टाइम का फंक्शन है, और पार्टिकल की जो वाई लोकेशन है वो भी टाइम का फंक्शन दे रखा है टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना, फाइंड, यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड
यू वेक्टर, वी वेक्टर, यू वेक्टर तो रहने दो, वी वेक्टर एंड एक्सलेशन वेक्टर एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो पर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करके मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। इसके ऊपर अभी हम वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल लोकेशन वाले एग्जांपल्स कर रहे हैं, बाद में ग्राफिकल अप्रोच भी अपन इसकी शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे सारे टॉपिक्स एक एक करके आपको पढ़ाए जाएंगे ना। अभी आप इस पर फोकस कीजिए। तो देखिए हमें v और a निकालना है t इक्वल टू 2 पर। तो v कैसे निकलेगा, हम जानते हैं vx इज इक्वल टू dx बाय dt। तो dx बाय dt कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, और इसी तरीके से हमारे पास हो जाता है vy इज इक्वल टू dy बाय dt, dy बाय dt। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4t प्लस 1, ठीक है। तो हमें कब पूछा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर पूछा है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी dx स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब t, इसमें t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 i कैप प्लस इसमें भी 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 9, तो 9 j कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। आई बात समझ में, ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। और अगर आप यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकलेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 144 प्लस 81, 144 प्लस 81 5 225, तो 225 का 15 है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा √15। तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपने वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल लिया और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, कब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। अब हमें बात करनी है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट हमारे पास होता है dvx बाय dt, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन, इस वाले का vx क्या है 3t स्क्वायर, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करके तो हमारे पास आ जाएगा 6t, ठीक है। एंड और अगर हम ay निकालेंगे एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy vy का। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा 4, सिर्फ 4 आ जाएगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो यहाँ पे हमें t को 2 पुट करना पड़ेगा, तो 6 2 जा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12 i कैप प्लस ay की वैल्यू क्या है 4, t की वैल्यू कुछ भी पुट करो आप यहाँ पे, इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 12 i कैप प्लस 4 j कैप। और अगर इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों अपने पास 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 144 प्लस 16, 144 प्लस 16, 6 और 4 10, 0 1 5 6 160, तो 160 12.8 के लगभग कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा 12.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले न्यूमेरिकल थे जो कैलकुलस की मदद से 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करने में काम आ रहे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ खेल लेते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन वेलोसिटी, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी पे वो हम देख लेते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी है v, ठीक है, और एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा बना दिया अपन ने। यहां तक आ रही है आपको बात समझ में, बोलेंगे हाँ सर। अब इसका पाथ कैसा होगा, मतलब एक्सेलरेशन कन्वर्ट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अंटिल इट इज अलाइंड विद एक्सेलरेशन, है ना। तो सबसे पहली चीज अपन यहां लिखेंगे कि एक्सेलरेशन वेक्टर changes direction continuously, changes direction continuously until v vector directed along acceleration vector, ठीक है ना।
मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को तब तक चेंज करता रहता है जब तक वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर के अलोंग नहीं हो जाती। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब होगा कि मेरे पास ये बी था, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में मेरे पास, ठीक है ना, और ये एक्सेलरेशन वेक्टर मेरे पास इस डायरेक्शन में है। तो ये सीन था टी इक्वल टू 0 पर, मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो एक्सेलरेशन वेक्टर इधर था, बी वेक्टर इधर था। ठीक है, कुछ समय बाद अपन ने क्या देखा? एक्सेलरेशन वेक्टर तो अभी भी इधर है क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। वी वेक्टर अब इधर हो गया, वी वेक्टर किधर हो गया? इधर हो गया। मतलब पहले आपका वी वेक्टर इस डैश लाइन पे था, पहले आपका वी वेक्टर इधर था, अभी डैश लाइन पे था, मतलब ये थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो गई, ये थीटा डैश हो गया ना, तो इसको बोल देंगे टी इक्वल टू T1 पर। ठीक है, ये इस तरफ आ गया वी वेक्टर। और थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है और वी वेक्टर इधर आ गया, तो ये थीटा और कम हो गया। आ रही बात समझ में आपको? तो इसको अपन बोल देंगे टी इक्वल टू T2 पर। तो जब तक ये वेलोसिटी वेक्टर घूमता घूमता एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा, तब तक एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। बोलेगी एक बार सर अगर डायरेक्शन में आ गया तो क्या होगा, है ना? वेक्टर ए चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूस अंटिल बी वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग ए वेक्टर। व्हेन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अब वी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, है ना? देन एक्सेलरेशन वेक्टर स्पीड अप द मोशन, स्पीड अप द मोशन। तब वो क्या करेगा? तब वो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, तब वो क्या करेगा? उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो बच्चों ध्यान देना है ना, वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, एक्सेलरेशन उसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। तो सबसे पहला काम एक्सेलरेशन का होता है कि वो वेलोसिटी को अपनी डायरेक्शन के अलोंग लेकर आए। आ गई साहब? 5:01 पे, 5:02 पे, 5:03 पे, सपोज करते हैं 5:04 पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ गई, एक्सेलरेशन भी इधर और वेलोसिटी भी इधर। ओके, अब उसके बाद क्या करेगा? When B and A vector are parallel to each other, जब वो दोनों पैरेलल हो जाते हैं तब A वेक्टर स्पीड ऑफ द मोशन, तब A वेक्टर क्या करता है? मोशन की स्पीड को बढ़ाता है। क्या करता है? मोशन की स्पीड को बढ़ाता है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों आपको? चलिए, अब अगर मैं इसको दोबारा से एक बार एनालाइज आपको करना चाहूं, ठीक है, तो ये मेरे पास बी वेक्टर था, ये मेरे पास ए वेक्टर था, तो हम अब इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर करेंगे और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर करेंगे। ये मैंने थोड़ा अलग इसलिए बनाया है ताकि आपको दिख जाए, है ना? तो एक्सेलरेशन के क्या कंपोनेंट्स है? ये एक्सेलरेशन हमारे पास, ये है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है ना? ये एक्सेलरेशन के हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए। तो उन दो कंपोनेंट्स में से ये वी वेक्टर था हमारे पास, ठीक है ना? ये हमारे पास वी वेक्टर था, एक्सेलरेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में था, तो इसको मैं बोल देता हूं ए पैरेलल कंपोनेंट और इसको मैं बोल देता हूं ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना? मतलब एक्सेलरेशन के हमने दो कंपोनेंट कर लिए और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है? तो तीसरी चीज क्या हो जाएगी? तीसरी चीज हो जाएगी कि ए पैरेलल, ठीक है ना? इसको बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना? which changes magnitude, which changes magnitude of velocity, which changes magnitude of velocity, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्पीड भी बोल देते हैं। यहां तक बात आई समझ में? अब दूसरी चीज जो हो जाएगी वो है ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर को अपन क्या बोल देंगे? कंपोनेंट, ए परपेंडिकुलर पर बोल देंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, है ना? ए पैरेलल क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन,
आई बात समझ में? हाँ, तो बच्चों देखिए हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये जो एंगल था इस वाले केस में, ठीक है ना, ये थीटा डबल डैश, तो थीटा सबसे बड़ा था, थीटा डैश उससे कम था, और सबसे कम था थीटा डबल डैश, ठीक है ना। तो ये थीटा एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो पैरेलल कंपोनेंट जो होता है एक्सीलरेशन का, वो हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड को बढ़ाता है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, क्या करता है, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, डायरेक्शन को चेंज करना। उसका काम क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करना। मतलब t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 तक ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना वेलोसिटी वेक्टर की कंटिन्यूअसली, वो इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से हो रही है, सॉरी वो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से हो रही है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो क्या होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0। और जब ये वाला एंगल 0 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 हो जाएगा और पैरेलल कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो उस केस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आया हो। इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन ऑन वेलोसिटी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेशन ही है जो उसकी कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन उनके बीच में कॉमन क्या रहेगा, टाइम वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर भी हमारे पास कुछ केस आ जाते हैं, तो चलिए केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। केस 1 हमारे पास होता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो पैरेलल होता है एक्सीलरेशन वेक्टर, तो हमारे पास मोशन कैसा आएगा, हमारे पास मोशन आएगा स्ट्रेट लाइन, मोशन आएगा स्ट्रेट लाइन। क्या जाएगा, मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मोशन आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर u वेक्टर आपके इक्वल टू है a वेक्टर के, है ना, डायरेक्शन दोनों की सेम है, हाँ, u वेक्टर इज इक्वल्स टू k वेक्टर, मतलब k इंटू अल्फा वेक्टर। मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है, मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्शन सेम। तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो एक्सीलरेशन क्या करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्पीड अप, स्पीड बढ़ेगी। और अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर है तो इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट है। तो उस केस में क्या करेगा, एक्सीलरेशन स्पीड को घटाएगा, है ना। तो हम यहाँ बोल देंगे स्पीड डाउन, ठीक है ना। मतलब पहले वाला जो केस है वो एक्सेलरेशन का केस है, स्पीड बढ़ रही है। दूसरा वाला जो केस है वो डी एक्सेलरेशन का केस है, मतलब ब्रेकिंग कर रहे हैं अपन, स्पीड कम कर रहे हैं। यहां तक आई बात समझ में, ये तो केस 1 था। उसके बाद हमारे पास केस सेकंड हो जाएगा कि इफ आपके इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल नहीं है एक्सीलरेशन वेक्टर के, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लिख देंगे पाथ इज कर्व्ड लाइन मोशन, पाथ इज कर्व्ड लाइन मोशन। इसके लिए हमें सब चीजें डिराइव करके सॉल्व करना पड़ता है, तो इस केस को अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास केस थर्ड आ जाता है, ठीक है ना। केस थर्ड क्या हो जाता है, इफ यू वेक्टर नॉट पैरेलल टू एक्सीलरेशन वेक्टर। यहाँ पर एक्सीलरेशन जो था वो नॉन यूनिफॉर्म था, वो कैसा था, वो नॉन यूनिफॉर्म था। और यहाँ पर एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा हो जाएगा, एक्सीलरेशन वेक्टर हमारे पास हो जाएगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन आपकी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, एक्सीलरेशन आपकी कांस्टेंट होगा तो आप बोल सकते हैं कि पाथ इज पैराबोलिक कर्व, पाथ इज पैराबोलिक कर्व, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके बेसिस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3 केसेस आपको अच्छे से याद रखने हैं, इसके अलावा कोई तीसरा या चौथा एक्स्ट्रा केसेस आपके नहीं आते हैं। तो केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकंड एंड दिस इज केस थर्ड, ठीक है ना। केस फोर्थ भी आता है हमारे पास, केस फोर्थ।
ये चीजें मैं आपको वेक्टर वाले डायग्राम में, वेक्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, आप चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इफ u इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन वेक्टर, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है पाथ, क्या आ जाता है, सर्कल। हमारे पास पाथ कैसा आ जाता है, सर्कल, अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर हैं तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है ना। हमें v वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j एंड हमें एक्सेलेरेशन वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 4j, और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड रेट चेंज ऑफ स्पीड। बच्चों वर्ड पे ध्यान देना, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं बोला, रेट चेंज ऑफ स्पीड बोला है। तो चलिए सॉल्यूशन करेंगे। रेट चेंज ऑफ स्पीड, रेट चेंज ऑफ स्पीड हमें निकालना है dv वेक्टर, ठीक है ना, बाय dt। ये हमसे पूछा गया है, मतलब आपने वेलोसिटी वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद उसे dt से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सेलेरेशन वेक्टर को अगर मैं v कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो, ठीक है ना। देखिए ये भी एक यूनिट वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, स्केलर। और इधर हमें क्या दे रखा है, रेट चेंज ऑफ स्पीड, मतलब ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं। देखो ये v वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो v कैप इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, यही वाली डायरेक्शन आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन भी यही वाली आ जाएगी ना बच्चों, ठीक है। अब v वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास है ये थीटा, ठीक है। तो मैंने एक्सेलरेशन वेक्टर को v के डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मतलब मैंने एक्सेलरेशन का, मतलब मैंने वेलोसिटी वेक्टर को एक्सेलरेशन के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया है जो वेलोसिटी के अलोंग है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर का मैंने इसके यूनिट वेक्टर से मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरे पास स्पीड ही तो आएगी, है कि नहीं है। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट। अब v वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर को हम लिख सकते हैं v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। तो a और b को हमको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा dv बाय dt इज इक्वल टू, देखिए 2i कैप इंटू 3i कैप, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3i कैप प्लस 3j कैप इंटू माइनस 4j कैप, 4 3 12, तो हमारे पास आ जाएगा -12, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया ऊपर का। नीचे हमें रहना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास आ रहा है -6, ठीक है ना, इसको सॉल्व करा तो -6, और नीचे आ रहा है 2 2 4 3 3 9 9 4 13, तो √13 क्या आ रहा है, √13। और ये चीज हमारे पास माइनस आ रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मॉड चाहिए। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रेट चेंज ऑफ स्पीड, रेट चेंज ऑफ स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, रेट चेंज ऑफ स्पीड हमारे पास आ जाएगी 6 बाय √13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन ने 2 वेक्टर दे दिए और रेट चेंज ऑफ स्पीड पूछा, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, पर रेट चेंज ऑफ स्पीड पूछा है तो ये क्वांटिटी उसने हमसे पूछी है, उसको हमने इस क्वांटिटी में ट्रांसफॉर्म किया है। और इस क्वांटिटी में आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तभी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। आपने करा क्या भाई, ये कंपोनेंट है ना जो स्पीड को चेंज करता है, यही तो कंपोनेंट है वो जो स्पीड को चेंज करता है। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के उस कंपोनेंट से मैंने डॉट प्रोडक्ट करवा दिया जो स्पीड चेंज करता है, ठीक है। तो जब मैंने एक्सेलरेशन के वेलोसिटी के डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को उस वेलोसिटी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये चीज आ गई। और उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता हो, इसके कंटेंट आपको पसंद आए हो, मेरा लेक्चर एनर्जेटिक लगता हो, तो प्लीज इस लेक्चर को या फिर इस पूरे के पूरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।